बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं और हम सेल साइकिल को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी हम इसको बहुत डिटेल के साथ 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में हमने सेल साइकिल पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, सो मे बी याद ना हो। सो लेट्स स्टार्ट आर सेल साइकिल विद द इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। हम कहते हैं कि आपके पास सेल साइकिल जो है वो क्या है। सेल के अंदर एक साइकिल चलता है, वो साइकिल क्या है। सो एक सेल जो है वो हम कहते हैं कि आपके पास गुजरता है कुछ चेंजेस से, मतलब आपके पास सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, मतलब एक तरतीब के साथ कुछ जो है आपके पास तब्दीलियों से जो सेल है वो आपके पास क्या करेगा, गुजरेगा। सो विच इन्वॉल्व, जिसके अंदर आपके पास जो है जो मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर शामिल होती हैं आपके पास पीरियड ऑफ ग्रोथ। जब आपके पास उसके अंदर पीरियड ऑफ ग्रोथ, मतलब वो आपके पास उसका वो ग्रोथ वाला ड्यूरेशन, उसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की रेप्लिकेशन होना, फिर आपके पास फॉलोड बाय द सेल डिवीजन एंड दिस सीक्वेंस ऑफ द चेंजेस इज द सेल साइकिल। सो अब हम इनको देखें तो हम कहते हैं एक सेल डिवाइड होके न्यूली बना है, ठीक है, एक नया नया सेल बना है। जब एक नया सेल बनता है तो आपके पास उसने क्या करना है, उसने पहले तो खुद को ग्रो करवाना है, उसने पहले आपके पास जो है वो बड़ा होना है, ठीक है। तो सेल बड़ा होगा, सेल का साइज इंक्रीज होना मींस ग्रोथ होना, ठीक है। तो सेल अपना साइज इंक्रीज कर रहा है, खुद को बड़ा कर रहा है, तो मतलब आपके पास वो पीरियड ऑफ ग्रोथ है। अब नेक्स्ट जब मूव ऑन करना है ना, तो उसने डिवाइड करना है, ठीक है। सेल बड़ा होगा, सारी की सारी अपनी प्रोटीन्स बनाएगा, जो कुछ भी उसको जो है वो चाहिए था वो सारा कुछ बना लेगा। अब सेल बड़ा हो गया, अब इसकी ज़िंदगी में एक और काम भी है। वो काम क्या है, वो काम ये है कि इसने डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के लिए इसने क्या करना है, अपना डीएनए रेप्लिकेट करना है, क्योंकि इसने एक दूसरा डॉटर सेल भी बनाना है ना। तो इसके पास तो डीएनए एक ही है, लेकिन इसने डीएनए उस डॉटर सेल को भी देना होगा, ठीक है। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डीएनए की 2 कॉपीज बनानी पड़ेगी, 2 या 3, इसको जितनी बनानी है वो बनाएगा, ठीक है। तो कॉपी करेगा डीएनए को, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जब आपके पास डीएनए क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, तो आपके पास वो डीएनए जो है क्या करेगा, एक पोल पे चला, दोनों डीएनए अपने हम कहते हैं डिफरेंट पोल्स पे चले जाता है, फिर सेल जो है उसके अंदर क्या होता है, सेल डिवाइड कर जाता है, ठीक है। ये सेल डिवीजन हो गई। अब सेल के बनने से सेल के डिवाइड करने तक जो चेंजेस आती हैं इनको हम सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि आपके पास एक जो सेल होता है ना, उसके अंदर 2 फेजेस होती हैं। एक फेज जो को हम कहते हैं इंटरफेज, इंटर मीन्स बिटवीन, ठीक है, डिवाइड हो के बनना और फिर खुद डिवाइड होना। लफ्जों को गौर से सुनिएगा, आपको महल में बहुत अच्छे से समझ आएगी। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, दरमियान वाली फेज। पहले सेल खुद बनता है थ्रू द डिवीजन, ठीक है। नया सेल थ्रू द डिवीजन ही बनता है ना, नया सेल बना थ्रू द डिवीजन, फिर उसके दरमियान वाली एक स्टेज आई और फिर सेल खुद डिवाइड करेगा। एक फेज उसकी थी डिवाइड होके बनने वाली और एक खुद डिवाइड होने वाली, ठीक है। उसके दरमियान में जो फेज होती है उसको हम इंटरफेज कहते हैं। तो हम कहते हैं कि आपके पास विच इज द पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन, मतलब इसमें हम कहते हैं कोई वाजे जो है वो डिवीजन या आपके पास तकसीम नहीं होती, मतलब आपके पास सेल नहीं बनते हैं। उसके बाद दूसरी जो फेज है हम कहते हैं कि आपके पास है डिवीजन की फेज, जिसमें सेल डिवाइड करेगा, उसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज। तो सेल्स कितने फेज से गुजरता है, 2 से, एक इंटरफेज और दूसरा माइटोटिक फेज। तो हर एक सेल जो है, हर एक फेज जो है वो फिर फर्दर ऑन सब डिवाइडेड होती है डिफरेंट सब फेजेस के अंदर, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट फेज दैट इज द इंटरफेज। इंटरफेज की तरफ हम चले तो हम कहते हैं कि आपके पास वो जो आपके पास इंटरफेज क्या है, मैंने हाल में बता दिया आपको। द पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल साइकिल बिटवीन 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स, 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स के दरमियान में जो आपके पास क्या आती है, फेज आती है, उसको हम इंटरफेज करते हैं। मैंने अभी बताया आपको, डिवाइड होके बनना, ठीक है, फिर डिवाइड होना,
उसके दरमियान में जो फेज आती है, डिवाइडिंग फेज है ना, डिवाइडिंग फेज से बना, फिर वो खुद डिवाइड किया, तो दो डिवाइडिंग फेज के दरमियान में जो फेज आई दैट इज नॉन एज अ इंटरफेज। सो हम कहते हैं इंटरफेज को मिसलीडिंगली, मतलब ये आपके पास जो है हम कहते हैं कि एक तरह से जो है वो गुमराही है, क्योंकि ये आपके पास ऐसा होता नहीं है कि ये आपके पास रेस्टिंग फेज हो, लेकिन हम कहते हैं मिसलीडिंगली इसको हम रेस्टिंग फेज भी इसको लोग कहते हैं, क्योंकि ये डिवाइड नहीं करता। तो आपके पास एक में कहते हैं कि एक में जो है वो डिवाइड करो तो दूसरे में रेस्ट करो, लेकिन रेस्टिंग फेज नहीं है, ये आपके पास ग्रोथ फेज होती है। इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ, बल्कि ये आपके पास एक जो है वो पीरियड ऑफ ग्रोथ भी है, और ये ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी है। मतलब इस टाइम पे सेल के अंदर बहुत सारी जो है वो आपके पास एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम फर्दर जो है वो आपके पास क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करते हैं, इंटरफेज को डिवाइड करते हैं G1 फेज में, S फेज में और G2 फेज के अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो एक साइकिल गिवन है नीचे, जिसके अंदर जिसको जो है वो हेडिंग दी गई है द फेथ ऑफ द सिंगल पेरेंटल क्रोमोसोम थ्रू द यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आपके पास जो है वो ये एक डॉटर सेल था, ये दो डॉटर सेल बने हुए ना, इसमें से हम एक को ले लेते हैं। अब ये एक डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल जो है ये इंटरफेज से गुजरने वाला है, ये अभी अभी बना है, देखें ये डिवाइड होके बना है। ठीक है, अब आपके पास इसके अंदर ही ये डॉटर सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम भी है, ये आपके पास जो है यहाँ से G1 फेज से गुजरेगा। मैं G0 फेज को अभी डिस्कस नहीं कर रही, इसको फर्दर ऑन ही डिवाइड जो है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, G1 फेज, G1 फेज में क्या होना है आपके पास, G1 फेज में आपके पास जो है वो ग्रोथ होनी है। ठीक है, और ग्रोथ के बाद जो है वो आपके पास क्या होगा, ये सेल एंटर करेगा, ये G1 के बाद आपके पास सेल है जो ग्रो कर चुका है, अभी ये S फेज से गुजरेगा, और S फेज में क्या होगा, DNA सिंथेसिस या DNA रेप्लिकेशन। S फेज में क्या होता है, हमेशा DNA की रेप्लिकेशन होती है। S फेज इज ऑल्सो नॉन एज अ सिंथेसिस फेज। तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, DNA सिंथेसिस। और DNA सिंथेसिस मतलब DNA सिंथेसाइज नहीं हुआ, एक नया DNA सिंथेसाइज किया गया है। अब यहाँ पे आप क्रोमोसोम का नंबर देख लें, यहाँ पे आपके पास एक क्रोमोसोम था, यहाँ पे आपके पास दो क्रोमोसोम्स हो गए। फिर ये आपके पास G2 फेज से गुजरेगा, G2 फेज से गुजरने के बाद जो है ये आपके पास माइटोटिक M फेज का मतलब है माइटोटिक फेज, ये माइटोटिक फेज में जाएगा। माइटोटिक फेज को आप यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप जो है जो है वो ब्रेक करेगा, क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट हो जाना। क्रोमोसोम फिर आपके पास क्या होगा कि माइटोसिस हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास पहले जो है वो यहाँ पे ये जो पहले इन्होंने लिखा हुआ है एरो के साथ, ये आपके पास क्रोमोसोम की डिवीजन है, और दूसरी जो है वो आपके पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अच्छा, यहाँ पे मेनली हमारा फोकस जो है वो किस चीज़ पे, यहाँ पे आपके पास डिवीजन हुई, और डिवीजन के बाद क्या बन गया, दो डॉटर सेल्स बन गए। तो ये हमारे पास इंटरफेज की कुछ फेजेस थी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज टेलिंग अस कि आपके पास G1 फेज होता है। पहला फेज इंटरफेज का क्या होता है, G1 फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव का मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या है, वी नो कि आपके पास जो क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल के अंदर, दैट इज नॉन एज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। सो विद इन द सेल जो है हम कहते हैं नॉर्मली सेल के अंदर हो रही होती हैं, जिसके ज़रिए से क्या करता है सेल जो है वो अपना साइज जो है उसको ग्रो करता है। उसके अलावा वो आपके पास सिंथेसाइज करता है किसको, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स को। अच्छा, ये चीज़ नोटिस करते रहें कि पहला उसने क्या किया, अपना जो है वो साइज ग्रो किया, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स बनाए, और फिर उसने क्या किया, DNA के जो बेस यूनिट्स हैं, मतलब DNA के लिए वो जो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, न्यूक्लियोटाइड क्या है जिसमें आपके पास पेंटोज शुगर भी आ जाएगा। सो हम कह रहे थे कि आपके पास DNA के जो बेस यूनिट्स होते हैं, मतलब बेसिक जो उसके यूनिट्स होती हैं, जिसमें हमें क्या चाहिए, पेंटोज शुगर चाहिए, उसके अंदर जो है वो हमें फॉस्फेट चाहिए, नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन। उसको बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, जो बेस यूनिट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, बेस यूनिट्स मैंने बता दिए कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सिंथेसाइज की जाएंगी किस फेज के अंदर, आपके पास G1 फेज के अंदर। सो हम कहते हैं कि आपके पास जो पोस्ट
माइटोटिक सेल्स होते हैं, कैन एग्जिस्ट द साइकिल सेल ड्यूरिंग द G1 एंटरिंग द G0 फेज। ठीक है, हम कहते हैं कि आपके पास कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि आपके पास डिवाइड नहीं करते, ठीक है, और वो एंटर कर जाते हैं एक और फेज के अंदर जिसको हम कहते हैं G0 फेज। G0 फेज मतलब नौ जो है वो आपके पास एक ऐसा फेज जिसके अंदर सेल डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, अब सेल डिवाइड नहीं करेगा, G0 के अंदर जो सेल एंटर करेगा उसका टाइम वेरी कर सकता है, वो कुछ दिन के लिए हो सकता है, वो कुछ वीक्स के लिए हो सकता है, और कुछ केसेस में हम कहते हैं कि आपके पास जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए भी आपके पास G0 फेज में एंटर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास नर्व सेल्स होते हैं या हमारे पास आई लेंस के सेल्स होते हैं, ये फॉर द लाइफ टाइम जो है वो आपके पास क्या करते हैं, G0 फेज में एंटर कर जाते हैं और ये डिवाइड नहीं करते। इसी वजह से ये आपके पास रीजनरेट भी नहीं होते, एक बार ये डैमेज हो जाए तो दोबारा नहीं बनते हैं। इवन द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट पोरिफ्रेटिंग फर्दर। पोरिफ्रेट करना मतलब मल्टीप्लाई करना, डिवाइड होना, और ये फर्दर ऑन आपके पास डिवाइड नहीं करते और ना ही ये नए सेल बनाते हैं। सो फॉलोइंग द G1 जो है वो आपके पास फेज के बाद जो है आपके पास कौन सी फेज आती है, एस फेज आती है। एस फेज में क्या होता है कि आपके पास जो DNA है उसको सिंथेसाइज किया जाता है, DNA बनाया जाता है, और जहाँ पे आपके पास क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो डबल हो जाता है। एक्चुअली मैंने पहले भी आपको बताया कि DNA जो है वो सिंथेसाइज, न्यू DNA सिंथेसाइज करवाया जाता है। एक ऑलरेडी आपके पास न्यूक्लियस में मौजूद होता है, दूसरा फिर बनाया जाता है, तो दो बन जाएंगे ना। पहले अगर एक क्रोमोसोम था तो अब कितने हो जाएंगे, अब दो क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। सो विच इनिशिएट द G2 फेज। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आपके पास जो है क्या होने वाला है, G1 फेज को हम क्या कहते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज, और जो आपके पास G2 फेज है इसको हम क्या कहते हैं, प्री माइटोटिक फेज। अब ये जो प्री माइटोटिक फेज है ये आपके पास क्या करेगी, यहाँ पे आपके पास जो है वो सेल डिवीजन के लिए खुद को तैयार करेगा। ठीक है, अब ये खुद को कैसे तैयार करेगा कि जो एनर्जी चाहिए क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए, मतलब आपके पास ड्यूरिंग द डिवीजन बहुत सारी चीज़ें होनी है ना, क्रोमोसोम से मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए एनर्जी चाहिए। आपके पास क्रोमोसोम से सेपरेट होना है, उनकी मूवमेंट्स होनी है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। उसके अलावा हम कहते हैं कि माइटोसिस के दरमियान में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो है उनकी ज़रूरत है, वो प्रोटीन्स जो है वो आपके पास क्या करेंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगी। इस तरह से आपके पास क्या है, हमें प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो प्रोटीन्स भी बना ली जाती हैं, RNA भी बना लिया जाता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी सिंथेसाइज कर ली जाए। माइक्रोट्यूब्यूल के सब यूनिट्स जो होते हैं फॉर द स्पिंडल फाइबर्स। आपने स्पिंडल फाइबर्स जो है वो सुना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आपने पढ़ा हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं कि आपके पास छोटी छोटी जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल के आपके पास क्या करते हैं, बड़े बड़े जो है वो आपके पास फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनके ज़रिए से सेपरेशन होती है क्रोमोसोम की, जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। सो सेल उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फेज में एंटर करता है, एंड दैट इज़ द डिवीजन फेज। हम कहते हैं हर स्टेज पे जो है वो आपके पास क्या होता है कि एक स्पेसिफिक चेक पॉइंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सेल जो है वो आपके पास मूव करता ही चला जाएगा, मूव करता चला जाएगा, नहीं, बल्कि आपके पास उसको के चेक पॉइंट्स हैं। मतलब चेक किया जाएगा कि क्या आपके पास इसकी इस सेल के पास वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये नेक्स्ट फेज में जो है वो एंटर कर पाए या ना कर पाए। अब इस तरह के कुछ चेक पॉइंट जो है वो रखे जाते हैं, विच डिटर्मिन्स द फेथ ऑफ न्यू फेज, जो डिटर्मिन करेगा न्यू सेल की जो है वो फेथ को या किस्मत को। मतलब कि आपके पास हम क्या करेंगे, इंटरनल उनका मेकअप होता है सेल का, वो देखा जाता है। क्या इसके जैसे चले हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि उसने जो है वो क्या करना है, आपके पास एस फेज में एंटर करना है, तो एस फेज में एंटर करके उसने बनाना क्या है, DNA। तो एस फेज से पहले चेक किया जाएगा कि क्या इसके पास सारे के सारे बेस यूनिट्स मौजूद हैं जो इसने DNA बनाने के लिए, जो इसको चाहिए सिंथेसाइज करने के लिए चाहिए, जो इसने G1 फेज में बनाने थे। तो आपके पास ये क्या है, ये चेक है। ये आपके पास इस तरह अगर आपके पास होगा उसके पास बेस यूनिट्स, तो उसको एस फेज में एंटर करवा दिया जाएगा, अगर नहीं होंगे तो वो उसमें एंटर नहीं कर पाएगा। इसी तरह हम कहते हैं कि आपके पास हर एक फेज जो है उसकी लेंथ भी वेरिएबल होती है, वो चेंजेबल होती है, मतलब आपके पास डिफरेंट हो सकती है। तो हम कहते हैं इन द केस ऑफ ह्यूमन सेल्स के अंदर एक सेल जब आपके पास डिवाइड कर रहा है तो उसके अंदर वो 24 आवर्स लगाता है, मतलब 24 आवर्स
लेके एक सेल का जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है। एवरेज जो मतलब हम कहते हैं कि आपके पास 24 आवर्स में एक सेल जो है वो अपना सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। तो हम कहते हैं कि आपके पास माइटोसिस जो है वो 30 मिनट्स लेती है। माइटोसिस 30 मिनट्स में होती है। G1 फेज जो है वो 9 घंटे का होता है, और जो S फेज है वो आपके पास 10 घंटे का होता है, जबकि आपके पास जो है G2 फेज है वो 4.5 आवर्स का होता है। जबकि हम कहते हैं कि ये जो यीस्ट सेल है वो उसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो है वो 90 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट द लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड। इफ देयर विल बी एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।